मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे एक्सरसाइज नंबर 3.3 और ये 3.3 में हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो उसमें क्वेश्चन तक दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक, तथा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको पार्ट 1 यानी वीडियो का पार्ट 1 करके बनाए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3, लेकिन आज जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यानी कि 3 के 1 से बताएंगे और इसको हम बताएंगे वीडियो के द्वारा आपको पार्ट नंबर 2। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए करके बनाया था क्योंकि पार्ट 1 का जो प्रोसेस था, जो वीडियो बनाने का, वो थोड़ा लंबा हो गया था। आपको आसानी के लिए, आपके सहूलियत के लिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में कर दिया। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 में हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट 2, यानी कि इसी में है क्वेश्चन नंबर 3 से। ये हमारा विधि जो है, मेरा ये विधि बोलता है बनाने का प्रतिस्थापन विधि, इसी का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्ट 2, ताकि आपको याद रहे कि वीडियो का वो पार्ट 1 है और ये जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे पार्ट 2। एक्सरसाइज है 3.3। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में, निम्न में जो हमारा समस्या देता है, इस समस्या में हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। युग्म यानी कि हमें जोड़ा बनाना है ना। और बोलता है और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। आइए हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हल करते हैं कि 3 का 1 क्या बोलता है। 3 का 1 जो बोलेगा उस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमारे पास संख्या कितना बोलता है, 2। तो जैसे ही क्वेश्चन को हल करोगे तो आप एक काम करो, इसको मान लो, लिखेंगे माना कि 2 संख्या है, तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, तथा अब क्वेश्चन मेरा बोलता है कि 2 संख्या है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। हमने पहली संख्या को क्या माना, x, और दूसरी संख्या को क्या माना, y, क्योंकि आपका प्रश्न बोलता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब मैं चलता हूं प्रश्न से। अब मेरा प्रश्न बोलता है कि 2 संख्याओं का अंतर मतलब घटा होता है, तो इसलिए पहली संख्या x माइनस दूसरी संख्या y बराबर दोनों का अंतर 26 है, तो हमने 26 कर दिया। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से इसलिए चलते हैं कि फिर मेरा प्रश्न बोलता है। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, देखिए आप जब भी प्रश्न को हल कीजिए ना, तो प्रश्न पढ़ करके उसको बनाइए। प्रश्न पढ़ करके बनाने में बहुत मजा आता है, ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आवे। अब आगे क्या बोलता है, फिर बोलता है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या, तो इसलिए एक संख्या क्या है, x। एक संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, y। बोलता है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर y गुने 3, यानी कि ये हो गया क्या y, 3y। इसको आप मान लो समीकरण नंबर कितना, 2। और जैसे ही समीकरण नंबर 2 मानोगे तो चलो इसको कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो जैसे ही प्रतिस्थापन विधि से चलोगे, एक काम करो, हमें x का मान पता है, क्या y, 3y, तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण कितना में रखोगे, 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितना का मान, x का मान रखने पर, यानी कहने का मतलब है कि हम जैसे ही समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, ये समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान क्या निकले, 3y। तो समीकरण 1 हमारे पास बोलता है x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ देखिएगा हम बोले हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान कितना है, 3y। यहाँ x है तो लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा प्रश्न ये बोलता है कि प्लस 3y और माइनस 1y, तो प्लस 3y में से माइनस 1y घटाओगे तो हमारा कितना y बचेगा बाबू, 2y, और बराबर के बाद जो हमारा बच गया वो प्लस से कितना दे रहा है, 26। ये हमारा कर जाएंगे 13 दूनी 26, यानी कहने का मतलब है
कि इसलिए y का जो वैल्यू आया, y का जो मान आया वह कितना आ गया 13। वह कितना आ गया बाबू 13। तो जब वह 13 आ गया तो एक काम करते हैं, अब हमें चाहिए y का तो मान निकाल दिए, अब हमें चाहिए x का मान। किसका मान चाहिए? x का मान। तो हम y का मान यहां से निकाले हैं, तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 तो हल करके हमने y का मान आया, अब एक काम करते हैं समीकरण 2 हल करके x का मान निकाल देते हैं। तो लिखेंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, इसलिए y का मान रखने पर क्योंकि हम y का ही मान निकाले हैं, तो रखने पर, तो समीकरण 2 मेरे पास है क्या? समीकरण 2 है, यहाँ पर x बराबर 3y, यहाँ आप एक लाइन लिख भी सकते हो, हम लिख भी दे रहे हैं x बराबर 3y ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो इसलिए x बराबर यहाँ बोलता है 3y, तो यहाँ देखिएगा 3 गुना y, इसके गुणज है ना, तो y का मान कितना आया 13, तो 13 में 3 से गुना करोगे 13 तिया 39। तो चूंकि पहली संख्या को हम x माने हैं तो x बराबर कितना आ गया 39, तथा दूसरी संख्या को y माने हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 13। यही दोनों हमारा कहा जाएंगे आंसर। अब जरा आपको समझ में नहीं है तो एक बार मैं बता रहा हूँ इसी प्रश्न को। बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या, सॉरी दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो देखो तो दूसरी संख्या तो y ना माने हैं, तब इसकी 3 गुनी पहली संख्या 13 तिया 39, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में, यानी 3 का 1 हो गया। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। देखिएगा 3 का 2 हल करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं VVI यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये मैक्सिमम 1 नंबर के लिए आपको मिलेंगे, 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए। तो सबसे बढ़िया है कि ये प्रश्न को हम पहले पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, दो संपूरक कोण। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि दो चरिये समीकरण को हल करने का जो व्यवहारिक प्रश्न जो बताए थे उसमें हम आपको बताए थे कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ बोलता क्या है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री का अधिक है। तो सबसे पहले बड़ा कोण छोटा कोण से अधिक है, तो सबसे पहले मान लेंगे माना कि संपूरक कोण में, माना कि संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर हम मान ले रहे हैं x डिग्री। कितना डिग्री? x डिग्री। तथा अब संपूरक कोण में बड़ा कोण x डिग्री, तथा अब संपूरक कोण में कितने कोण होते हैं? 2, क्योंकि हम संपूरक कोण में एक चीज और बता देते हैं आपको कि सम मतलब होता है जोड़ा और पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 2 कोण। तो यहाँ पर तथा अब इसको हम लिखेंगे छोटा कोण। तो छोटा कोण बराबर हम क्या मान लेते हैं y डिग्री। अब हम चलते हैं प्रश्न से, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है, मेरा प्रश्न बोलता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। और एक चीज और जानते हो कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा, जब दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसलिए दो संपूरक कोण में पहला कोण है x डिग्री और दूसरा कोण है y डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना 1। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से, ये तो हमारा प्रश्न से था, अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से। फिर अब हम प्रश्न से चलते हैं, तो फिर मेरा प्रश्न क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आइए हम बड़े कोण को माने क्या है x डिग्री, बराबर छोटे कोण को माने क्या है y डिग्री, और इससे बोलता है कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो हमने इसको 18 डिग्री कर दिया, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 हो गया तो बोलता है इसको कौन सा विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से। तो जैसे ही तुम प्रतिस्थापन विधि से चलोगे तो हमने x डिग्री का मान निकाला, x डिग्री का जो वैल्यू आया वो आया y डिग्री प्लस 18। तो काम करते हैं x डिग्री का मान समीकरण 1 में रख देते हैं क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x डिग्री का मान रखने पर, यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में x डिग्री का मान रखोगे तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है x डिग्री
प्लस कितना है y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ कहने का मतलब है कि हम समीकरण एक में x का मान रखते हैं, x डिग्री का, तो x डिग्री का मान क्या है y डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो यहाँ पर x डिग्री है तो लिखेंगे y डिग्री प्लस 18 डिग्री, अब प्लस ये y डिग्री हमारा पहले से है और ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ देखिएगा एक y डिग्री और एक y डिग्री मिल करके हो जाएंगे 2y डिग्री। अब बराबर ये 180 जो कहते हो ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे तो माइनस कितना डिग्री 18 डिग्री, क्योंकि हम आपको बताए भी हैं कि जात और विजात, जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, यानी कहने का मतलब है कि चर अचर को एक जगह और जो सिर्फ अचर है उसको एक जगह, क्योंकि दोनों अचर है तो हम एक जगह कर दिए। अब देखिएगा एक लाइन और आगे बढ़ा दो तो 2y डिग्री बराबर 180 डिग्री में से 18 डिग्री घटाओगे तो 162 डिग्री होगा। ये मेरा कट जाएगा, इसको काटोगे तो 81 डिग्री कटेगा, इसलिए y डिग्री का जो मान आया, छोटे कोण का जो मान आया, संपूरक कोण में छोटे कोण को हम y डिग्री माने हैं, इस y डिग्री का मान आया 81 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर हम बनाते हैं प्रश्न को, इधर हल करते हैं। देखिएगा तो अब y डिग्री का मान है 81 डिग्री, तो अब एक काम करते हैं, अब समीकरण नंबर एक में, अब समीकरण नंबर एक में नहीं, अब एक तो हमने हल करके y डिग्री का मान लाया, अब समीकरण 2 को हल कर देते हैं। तो अब समीकरण नंबर 2 में y डिग्री का मान रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण नंबर 2 में y डिग्री का मान रखते हैं तो समीकरण 2 मेरे पास क्या है बाबू, समीकरण नंबर 2 है x डिग्री बराबर y डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो y डिग्री का मान तो हमने यहाँ निकाला है कितना डिग्री 81 डिग्री, तो y डिग्री का मान हो गया 81 डिग्री, अब प्लस ये पहले से 18 डिग्री है, तो 81 डिग्री में 18 डिग्री जोड़ दो, कितना डिग्री हो जाएंगे 99 डिग्री। तो अब मैं चलता हूं प्रश्नानुसार, तो आपको प्रश्न शुरू में ही बोलता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, तो हमको तो पहला संपूरक कोण और दूसरा संपूरक कोण, यानी कि दो संपूरक कोण में पहला कोण और दूसरा कोण, तो पहला कोण को यानी जो बड़ा कोण माने उसको x माने हैं, छोटा कोण जो माने इसको y माने हैं, तो दो संपूरक कोण जरा दोनों के वैल्यू को जोड़ो तो 180 आता है कि नहीं, तो पहला यानी x डिग्री का वैल्यू आया कितना डिग्री 99 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा 99 डिग्री, अब दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो दूसरा संपूरक कितना है 81 डिग्री, दोनों को जोड़ो तो 9 में 1 जोड़ेंगे 0 और 9 और 8 कितना हो जाएंगे आपको 17 और 1 कितना हो जाएंगे 18, यानी कि 180 डिग्री। हमारा क्वेश्चन क्या है सही है, यानी हम हल जो किए हैं वो भी हमारा क्या है सही है। तो प्रश्न मेरा बोलता है कि अब मैं चलता हूं प्रश्नानुसार, तो मेरा प्रश्न बोलता है कि उन्हें ज्ञात करें। तो चलिए हम बड़ा कोण को माने हैं x डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बड़ा कोण बराबर हम जो लिखे हैं x डिग्री, इसका वैल्यू आया 99 डिग्री, तथा छोटे संपूरक कोण यानी छोटे कोण को हम माने थे y डिग्री, इसका वैल्यू आया कितना डिग्री 81 डिग्री, यानी बड़ा कोण जो है x माने हैं इसका वैल्यू कितना आया 99 डिग्री, तथा छोटा कोण y डिग्री जो माने हैं इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आया 81 डिग्री। यही दोनों हमारा क्या आ जाएंगे आंसर जाएंगे। ये आपको दो चर बोल रहा था ना, इसीलिए हमने आपको इसको दो चर में मिलकर के बनाया। अब इसी प्रश्न को हम आपको दूसरी विधि से बताते हैं, जिसको एकदम आपको बहुत आसान रहेगा और बनाने में भी आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तो आप दो चर पर बनाए, क्योंकि आपका ये एक्सरसाइज ही बोलता है कि दो चरीय प्रश्न है, तो दो चर पर बनाइए, लेकिन हम इसको एक चर पर बनाते, देखिए कितना मजा आएगा। ये तो आप पहला विधि देखें, चलिए हम दूसरी विधि आपको बता रहे हैं। इसी प्रश्न को दूसरी विधि कैसे बनेगा, आपको दूसरी विधि हम इधर बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम बता रहे हैं, तो अब हम चलते हैं इसी प्रश्न को हम आपको दूसरी विधि बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम हल करते हैं, 3 का जो ये प्रश्न संख्या कितना है 2 है, तो 3 के 2 को जब हम हल करते हैं, तो पहली विधि तो हमने यहाँ बनाया था, ये दो चर पर बनाया था। अब दूसरी विधि जो बनाया जा रहा है एक चर पर बनाने जा रहा है। जरा देखिएगा, दोनों विधि हम आपको बता देते हैं और यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं विधि नंबर 2। ये हमारा हो गया विधि नंबर 2। तो इस प्रश्न को हल करेंगे
तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है, हम इसको एक चर पे बना रहे हैं, तो मेरा प्रश्न बोलता है कि दो संपूरक कोणों में बड़े कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले तुम छोटे कोण को मान लो, तो लिखेंगे माना के छोटे कोण बराबर x डिग्री। हम मान लेते हैं माना के छोटे कोण बराबर कितना डिग्री, x डिग्री, तथा अब बोलता है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। तो अब आइए ना बड़े कोण पर, तो लिखेंगे तथा बड़ा कोण बराबर, अब छोटे कोण से, तो छोटा कोण x है और इससे बड़ा 18 अधिक है, तो अधिक कर दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए। अब चलिए प्रश्न से, देखिए कितना मजा आता है। जैसे ही हम प्रश्न से चलते हैं तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है, सुनो जरा ध्यान से, बोलता है कि दो संपूरक कोण, कितने संपूरक कोण, दो संपूरक कोण। तो इसलिए दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यहां पर लिख दो ना। इसलिए दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। अब तो आपको समझ में आ गया हो कि बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, यानी कहने का मतलब है कि दो संपूरक कोणों का जो कितना है 180 डिग्री। जब हम दो चर पर बनाए थे तो हमारा बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81 आया था। यहाँ भी हम एक चर पर बनाएंगे ना, तो देखिएगा बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81 आएंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो दो संपूरक कोण, तो मेरे पास कहने का मतलब है कि जो दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोणों का योग, तो पहला संपूरक कोण x प्लस दूसरा क्या है x प्लस 18 डिग्री बराबर बोलता है दो संपूरक कोणों का जो 180। तो हमने 180 कर दिया। यहाँ देखिएगा जात को एक जगह और विजात को एक साथ, दोनों को ऐड करते हैं, तो ये दोनों चर है, तो x में x जोड़ोगे, x डिग्री कर दो, तो जाएंगे 2x डिग्री, और ये 180 डिग्री, ये बराबर के पहले प्लस 18 है, बराबर के बाद भेजोगे तो माइनस 18 डिग्री। यहाँ देखिएगा तो ये मेरा हो गया 2x डिग्री। अब 180 डिग्री में से 18 डिग्री यहाँ घटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएंगे 162 डिग्री। ये मेरा कट जाएगा 81 डिग्री मर्तबा, क्योंकि दो में 81 से गुना करोगे तो 162 होंगे, तो इसलिए 1 डिग्री बराबर आ गया 81 डिग्री। अब मैं चलता हूं प्रश्नानुसार, हम आपको बताए हैं कि ये जो दूसरा विधि जो है एक चरीय है, तो एक चरीय है तो x का मान तो जब 81 डिग्री आ गया तो दूसरा कोण भी आ जाएंगे। तो प्रश्नानुसार चलते हैं, तो हम यहाँ पर माने हैं, इसलिए हम माने हैं छोटे कोण को, हम माने क्या है, छोटे कोण को माने हैं x डिग्री, तो x डिग्री मतलब यहाँ पर छोटे कोण x डिग्री यानी कि 81 डिग्री आ गया, तथा अब हमको चाहिए बड़ा कोण। तो बाबू जरा ध्यान दो कि हम बड़ा कोण को माने क्या है, तो बड़ा कोण को माने हैं x प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू यानी x का मान आया कितना 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री, दोनों को जोड़ दो कितना डिग्री हो गया 99 डिग्री। एक आंसर यहाँ निकल गया, एक आंसर यहाँ निकल गया। और यहाँ हम लिखे क्या है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, जरा ये दोनों को जोड़ो तो 81 में 99 जो कितना आ जाएंगे 180, यानी कि ये हमारा पहला विधि भी सही है और दूसरा विधि भी सही है। जब प्रश्न जिस तरह बोले उस तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या बोलता है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, आइए ये मेरा प्रश्न है 3 का 3, आइए हम 3 का 3 हल करते हैं। 3 का 3 जैसे ही हल करते हैं तो प्रश्न क्या बोलता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, जो क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, जो हेड हैं, वो कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, वो 7 बल्ले और 6 गेंद जो खरीदते हैं वो 3800 रुपये में खरीदते हैं। तो ना ही हमें बल्ले की प्राइस मालूम है और ना ही हमें उस गेंद की प्राइस, यानी दोनों का मूल्य पता नहीं है। तो जिसका मूल्य पता नहीं है तो काम करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि, सबसे पहले दे क्या रहा है, तो सबसे पहले देता है बल्ले, तो सबसे पहले मान लेते हैं माना कि बल्ले का मूल्य बराबर, बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। हमने मान लिया बल्ले के मूल्य को कितना रुपया 100 रुपया, तथा जब बल्ले के मूल्य को तुम 100 रुपया माना तो यहां पर बोलता है गेंद का मूल्य, किसका मूल्य बोलता है बाबू, गेंद का मूल्य।
तो गेंद के मूल्य को तुम मान लो y रुपया। अब तुम चलो प्रश्न से। अब देखिएगा जैसे जैसे आप प्रश्न पढ़ोगे वैसे वैसे आपका समीकरण बनते चला जाएगा। और जब आपका समीकरण बनेगा, जो विधि बोले ऐसे तो ये एक्सरसाइज नंबर 303 प्रतिस्थापन विधि है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। अगर विलोपन होता तो विलोपन से हल करते हैं, जो विधि बोलता है उस विधि से हल करते हैं। तो प्रश्न पढ़िए, बोलता है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद दोनों मिलाकर ना खरीदा है। तो 7 बल्ले, तो बल्ले के मूल्य को क्या माने हो x, तो इसलिए 7x। और गेंद की संख्या क्या है, गेंद को जो मूल्य हो कितना y रुपया, तो ये हो गया गेंद की संख्या है 6, तो ये हो गया 6y। और दोनों को मिला करके ये क्रिकेट टीम के कोच जो है 3800 रुपया देते हैं। तो आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से। फिर बोलता है बाद में, तो बाद में जैसे ही बोलता है, अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से। तो फिर जब हम प्रश्न से चलते हैं तो फिर बाद में मेरा प्रश्न क्या बोलता है, बाद में बोलता है 3 बल्ले तथा 5 गेंद। फिर बाद में उन्होंने 3 बल्ले खरीदता है, यानी 3 बल्ले का मतलब 3x अब प्लस ये साथ साथ यानी जोड़ेंगे। अब बोलता है कि 5 गेंद, तो कितना y, 5y बराबर उन्होंने पैसा वेस्ट किया कितना, 1750 रुपया उन्होंने दिया। यानी कि साथ साथ इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो ये मेरा विधि क्या बोलता है, ये मेरा विधि बोलता है प्रतिस्थापन विधि। तो हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको पता है ना कि आप जैसे ही प्रतिस्थापन विधि से चलते हो, सबसे पहले आप किस समीकरण को हल करते हो, समीकरण नंबर 1 को। तो जैसे ही समीकरण नंबर 1 को हल करते हो तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कितना से बाबू, समीकरण 1 से। तो जैसे ही समीकरण 1 से चलते हो, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर पूरे रुपया कितना है 3800। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 7x। एक काम करते हैं, हम बताए थे ना कि जब भी समीकरण 1 को हल करो प्रतिस्थापन विधि में, तो x रखोगे तो y के बराबर के बाद भेजो, y रखोगे तो x के बराबर के बाद भेजो। तो हम x रखते हैं तो y को भेजेंगे ना, तो यहाँ पर प्लस 6y है, तो ये 3800, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएंगे माइनस 6y, यानी कि इतना रुपया में ही निकलेंगे। अब देखिएगा ये बराबर के पहले गुना में से कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो इसलिए x बराबर हो गया 3800 माइनस 6y, अब बटा में ये गुना में है तो 7, यानी कि इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3, यानी कि इतना रुपया जो है समीकरण नंबर 3 में निकला। तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हो ना, तो प्रतिस्थापन विधि में आपको समीकरण 1 पता, 1 को हल किया तो समीकरण 3 आया। अब ये x का मान उठा कर समीकरण 2 में रखो, शायद यहाँ से आपको x या y का मान आएंगे। तो x का मान रखेंगे तो निश्चित है कि y का मान आएगा। अब जैसे ही y का मान आएगा समीकरण 3 में रखना, x का मान आएगा, क्रिकेट और बल्ले का मूल्य पता चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तो हल कर दिए ना, अब समीकरण 2 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में हम मान निकालें किसका, x का। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, रखने पर, तो मेरे पास समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 2 है 3x प्लस काय y 5y बराबर 1750 रुपया। यहाँ देखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं, तो x का मान रखना है ना समीकरण 2 में, तो x का मान यहाँ निकाले हैं, तो x में ये 3 ज्यों का त्यों हो गया। अब x का जो मान निकाले हैं वो हमारा है 3800 माइनस 6y बटा में कितना है बाबू 7, और ये पहले से है प्लस का y 5y, अब बराबर 1750 को आप ज्यों का त्यों रहने दो, इतना रुपया राशि है। अब एक काम करते हैं हम, अब ऊपर का गुना ऊपर करते हैं, तो 3800 में 3 से गुना करोगे तो 3 में 0 से गुना करो 0, 3 में 0 से गुना करो 0, 8 में 3 से गुना करो 8 3 का 24, हाथ में 2 और 3 3 9 व 2 11, यानी 11400। 3 में 3800 से गुना किया। तो अब एक काम करते हैं, 3 में 6 से गुना करते हैं, 3 में कितना से बाबू 6 से, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 3 में 6 से गुना करेंगे 6 3 का 18y, और बटा में हमारा है कितना 7, और ये प्लस, ये पहले से हमारा प्लस कितना y है 5y है, बराबर हो गया 1750 रुपया। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसका आप एलसीएम निकाल दें लघुत्तम,
तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होंगे, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया हमारा बच गया 11,400 माइनस कितना भाई माइनस 18y, और एक में आप 7 से भाग दो 7 आएगा, यहाँ प्लस का चाहिए तो प्लस दिए, 7 में 5 से गुना करो, 7 पचे कितना हो जाएंगे बाबू 35y, ये हमारा हो गया 1750 रुपया बराबर के बाद बोलता है। एक काम करते हैं हम एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, तब मैं बाई क्रॉस करूंगा 11,400। अब यहाँ देखो प्लस 35y है और यहाँ माइनस 18y है, तो प्लस 35y में से माइनस 18y घटाओगे तो यहाँ देखिएगा माइनस 17y होना चाहिए, लेकिन मैं घटा के यहाँ दिखा रहा हूँ 35 में से आप 18 को घटा दो तो एक दहाई दोगे 10 5 15, 15 में से 8 गया कितना हो गया 7, और ये बच गया 2, 2 में से 1 गया कितना हो गया 1, यानी कि ये हो गया प्लस 17y, क्योंकि माइनस नहीं होंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह कम है और प्लस का चिन्ह क्या है अधिक है, इसीलिए प्लस कितना वाई हो जाएंगे 17y, और बटा में हमारा कितना हो गया 7 और बराबर के बाद हो गया 1750, इतना राशि बच गया। अब देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसके बटा में 1 लिख करके हम बाई क्रॉस करते हैं, तो बाई क्रॉस तो आप जानते ही हैं कि नीचे का गुना ऊपर से करो, यानी 1 में ये सबसे गुना करो, 7 में 1750 से गुना करो, पहले 1 में सबसे गुना करो, यहाँ 7 में 1750 से, आपको जो मर्जी करो करो, तो जो आसान समीकरण बनता है पहले उसको ना बनाओ। तो 1 में आप ये 11,400 से गुना करोगे तो 11,400 प्लस 1 में 17y से गुना करोगे तो 17y, अब बराबर आप 7 में 1750 से गुना कर दोगे कितना आता है, 7 में 0 से गुना करो 0, 7 में 5 से गुना करो 7 5 35, हाथ में हासिल रहा कितना 3, अब 7 में 7 से गुना करो 7 7 49 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 52, हाथ में हासिल रहा कितना गया बाबू 5, याद रखना, और 7 एकम 7 और हाथ में हासिल कितना है 5, यानी कि 7 5 12, 12,250 रुपए की क्या हो गई राशि हमारी बराबर के बाद में बच गई। आगे देखिएगा बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां से, तो ये 17y ज्यों कहते हो गया, यहाँ देखिएगा ये 12,250, ये बराबर के पहले प्लस है ना, बराबर के बाद भेज दो तो माइनस 11,400 रुपए हमारे बच जाएंगे। अब देखिएगा, अब यदि मैं इसको घटाता हूं एक लाइन और हम आगे बढ़ा देते हैं, 17y बराबर, यहाँ देखिएगा 12,250 में से 11,400 घटाओ तो 0 में से 0 गया 0, 5 एकम 5, 1 दहाई 2 10 2 12, 12 में से 4 गया 8, 1 बचा, अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कहने का मतलब है कि घटाने पर हमारा कितना हो गया 850 रुपये। तो 12,250 में से 11,400 घटाओगे तो मेरे पास राशि बचेगा कितना 850 रुपए की राशि बचेगी। अब ये देखो 17 में आप 850 से भाग दोगे तो सबसे सिंपल तरीका है कि 17 25 85, यानी कि 50 मरतबा कट जाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि y का जो मान आया, यानी y हम माने कि इसको है गेंद को, तो एक गेंद का मूल हमारा निकला कितना रुपया 50 रुपया, तो लिखेंगे इसलिए y बराबर जो मेरा राशि निकला गेंद का जो मूल्य निकला वो निकला कितना रुपया 50 रुपया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बोलता क्या है मेरा प्रश्न कि अब प्रश्न ये बोलता है कि समीकरण 1 को हल कर दिया, समीकरण 2 को हल कर दिया, अब बाकी है समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 हल करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण नंबर कितना है बाबू, अब समीकरण नंबर 3 में किसका y का मान रखने पर, तो आप जैसे ही समीकरण 3 में y का मान रखोगे तो समीकरण 3 तुम माने क्या हो ये देखो, तो समीकरण 3 हम यहाँ माने हैं, इसलिए x बराबर 3800 रुपये माइनस 6y बटा में कितना माने हैं 7, यानी कि इतना राशि हमारा ये बोलता है समीकरण 3 है। तो हम बोले कि समीकरण 3 में y का मान रखो, तो y का जो राशि निकला 50 रुपये निकला, तो यहाँ देखिएगा ये हो गया 3800 माइनस 6y, तो 6 गुने y का मान कितना है 50, इसमें 50 से गुना कर दो, बटा में कितना हो गया 7, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3800 माइनस 6 35, यानी कि पूरा पूरी कैसे 300 बटा में कितना हो गया 7, इतने रुपए की राशि बच गई। अब देखिएगा 3800 में से 300 घटाओगे तो पूरा पूरी कितना बच जाएंगे 3500,
बटा में कितना हो गया 7, इतना की राशि फिर बच गई। और 7 पचे 35 यानी कि पूरा पूरी 500 मरतबा, यानी x के जो राशि मिला वो हमारा निकला कैसे रुपया 500 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि बल्ले का मूल्य कितना निकल गया 500 रुपया। तो मेरा प्रश्न बोलता है कि गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि गेंद के मूल्य को हमने y माना था, तो y का हमारा राशि निकला 50 रुपया, बल्ले के मूल्य को x माना था, तो x का मान कितना निकल गया 500 रुपया। तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है प्रश्नानुसार कि बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कर। देखिएगा बल्ले और गेंद का मूल्य मैं ज्ञात कर रहा हूँ, कितना आंसर आ रहा है। देखिएगा आंसर तो यही दोनों होंगे, लेकिन एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो अब आप लिखिए प्रश्नानुसार। अब आप क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। तो अब प्रश्नानुसार लिखोगे तो सबसे पहले लिखेंगे इसलिए बल्ले का मूल्य। तो बल्ले का मूल्य जो तुम लिखोगे तो बल्ले के मूल्य को आप माने हो 100 रुपए, तो 100 रुपए यानी x का मान आ गया कितना 500 रुपए। तथा अब आप गेंद के मूल्य को माने क्या हो, तो गेंद का जो मूल्य है उसको हम माने हैं y रुपया। तो जैसे ही y रुपया माने हो तो y का हमारा राशि कितना है यहाँ पर 50 रुपया। यही दोनों हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या बोलता है, इसको हल करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में हम हल करते हैं। प्रश्न बोलता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया था। एक टैक्सी है किसी नगर में चलता है, उसका भाड़ा नियत है। आप यदि उस टैक्सी का जो भाड़ा नियत है, जो दूरी बनाया गया वहां से वहां तक जाते हो, मान लेते हैं कि एक टैक्सी है जिसका नियत भाड़ा है, तो टैक्सी का नियत भाड़ा यदि ए से बी जाते हो तो 100 रुपया देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बी से आप जितना किलोमीटर जाओगे उतना रुपया आपको अतिरिक्त भाड़ा लगेंगे। तो सबसे पहले टैक्सी के नियत भाड़ा को मान लो x तथा अतिरिक्त भाड़े को मान लो y। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। हमने टैक्सी का जो नियत भाड़ा है उसको क्या मान लिया 100 रुपया। तथा अब बोलता क्या है कि इसके अतिरिक्त दूरी, अब नियत के साथ साथ अतिरिक्त चलते हो तो लिखेंगे तथा टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा। तो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं y रुपया। अब देखिएगा, अब मैं चलता हूं प्रश्न से। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ने के साथ तब बनाइए, देखिए कितना मजा आता है। प्रश्न बोलता क्या है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये था। यानी कहने का मतलब है टैक्सी तो नियत अपनी जगह पर जाती है, उसका तो आपसे 100 रुपया लेगा। अब वहां से आप कहते हैं कि नहीं जरा 10 किलोमीटर और अधिक चलिए, तो 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त 10 ना हो गया, तो अतिरिक्त 10 किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए हो गया 10y। अब दोनों साथ ना जाते हो, पहले तो नियत तो अपने जगह पर जाता है, वहां से आप बोलते हैं कि नहीं 10 किलोमीटर और अधिक चलिए, तो दोनों जुट गया। तो बोलता है टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी हाँकता है, टैक्सी जो चलाता है, वो बोलता है कि आपका दोनों मिला करके कुल राशि हो गई, कुल भाड़ा हुआ 105 रुपए की राशि हो गई। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से चलते हैं। फिर प्रश्न क्या बोलता है, फिर प्रश्न पढ़ो और प्रश्न पढ़ करके एक एक स्टेप को पढ़ करके समझ के बनाओ, देखो कितना मजा आता है। फिर क्या बोलता है, बोलता है तथा 15 किलोमीटर के लिए वह देता है कितना रुपया 155 रुपया। तो इसलिए उसका नियत तो एक सही है, अतिरिक्त जाते हो कितना 15 किलोमीटर, तो 15y बराबर। अब उन्होंने राशि अदा किया कितना 155 रुपया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो मेरे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है, और हमें इसको हल करना है कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि एक्सरसाइज है प्रतिस्थापन विधि और बोल भी रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो जैसे ही प्रतिस्थापन विधि से चलोगे, तो हम बताए थे ना कि प्रतिस्थापन विधि में आप जब भी हल करोगे तो समीकरण कितना से
एक से। तो लिखेंगे समीकरण, हम चलते हैं समीकरण एक से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि चलते हो तो समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, इसलिए x प्लस 10y बराबर 105 रुपए। अब देखिएगा ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे तो क्या हो जाएंगे बाबू, माइनस हो जाएंगे। यानी पहले से तो 105 है ही, और ये प्लस 10y है, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 10y। इतना की राशि बच गई। इसको आप मान लो समीकरण नंबर कितना, 3। तो x का वैल्यू आया 105 माइनस 10y। तो एक काम करते हैं, x का मान आप और समीकरण नंबर कितना में रखो, 2 में, क्योंकि हम बताएं कि जैसे ही समीकरण 1 हल करोगे तो समीकरण 1 से आएगा समीकरण 3, और जो समीकरण 3 का वैल्यू आता है ना उसका मान रखो किसमें, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका वैल्यू निकालो, x का। तो x का मान रखने पर, क्योंकि आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे, तभी आप इस प्रश्न को बना पाओगे। जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपसे ये प्रश्न बनने वाला नहीं है। और कोई भी प्रश्न हो, किसी भी विधि पर आधारित हो, पहले प्रश्न को पढ़ो, समझो और एक एक स्टेप को समझ करके लिखो, देखिएगा आपसे खुद बनेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस कितना y है बाबू, 15y बराबर, उन्होंने रुपया दिया था कितना, 155। अब समीकरण 2 में x का मान, तो x का मान आया कितना है जरा ये बताओ। तो x का मान आया 105 माइनस 10y। तो यहाँ x है ना, तो लिखेंगे 105 माइनस 10y। ये पहले से तो हमारा 15y है ही, बराबर में हो गया 155 रुपया। अब देखिएगा यहाँ पर ये 105 हम ज्यों का त्यों रहने दिए। अब प्लस 15y में से माइनस 10y को घटाओगे तो सिर्फ बचेगा प्लस कितना y, 5y, क्योंकि प्लस का चिन्ह सबसे अधिक है। ये हो गया 155 रुपया। अब देखिएगा जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह। तो ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। तब 5y को रहने दो, और ये हो गया 155, ये प्लस है ना, बराबर के बाद भेजो तो माइनस 105, इतने रुपए की राशि हो गई। अब देखिएगा इसको तुम आसानी से लिख सकते हो, 5y बराबर 155 में से 105 घटाओ तो राशि हो गई कितना बाबू, 50 रुपया। कितना रुपया बच गया, 50 रुपया, क्योंकि 5 से 5 गया कितना हो गया, 0, और ये 5 में से 5 जो कहते हो गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 50 रुपया बच गया राशि। ये हमारा कट जाएंगे 10 पचे 50। अब ये 10 पचे 50 जो कटा, ये हमारा y का जो राशि निकला वो निकला कितना रुपया, ये देखो 10 रुपया। और हम y माने हैं किसको, अतिरिक्त भाड़ा को, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपसे वो भाड़ा लेता है कितना रुपया, 10 रुपया। अब उस टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है, जो प्रतिदिन उसका दूरी जो a से b, वो नियत जो यहाँ से यहाँ तक चलता था वो टेम्पो, उसका भाड़ा क्या है जिसको तुम नियत को x माने हो। तो चलिए इसका भाड़ा मैं ज्ञात करता हूं। तो अब तो हमने समीकरण 1 हल कर दिया, समीकरण 2 हल कर दिया, बाकी कौन है, समीकरण नंबर 3, इसको भी हल कर दो। तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर कितना में बाबू, 3 में। तो अब समीकरण नंबर 3 में पता है किसका मान, y का मान रखने पर। तो जैसे ही समीकरण 3 में आप y का मान रखते हो, यहाँ पर x का मान आएगा, क्योंकि x माने नियत, तो इसलिए x बराबर 105 माइनस कै वाई, 10y, इतना की राशि हमारी है। यहाँ देखिएगा 105 माइनस 10 गुने वाई, वाई का मान कितना आया है, 10 रुपये आया है। तो RS 10 यहाँ पर हो गया, ये हो गया 105 माइनस 10 दहिया 100। तो 105 में से 100 घटाओगे तो यहाँ पर x की जो राशि बची, इसलिए x की जो राशि बची वो कितना रुपया बच गया, 5 रुपया। यानी उस टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो मात्र 5 रुपया। लेकिन जैसे ही आप उसको बोलते हो कि नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना किलोमीटर बढ़ोगे, प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपसे कितना रुपया लेता है, 10 रुपया। तो ये नियत भाड़ा हमने ज्ञात कर दिया, अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात कर दिया। लेकिन आपका प्रश्न क्या बोलता है, ये पहले देखो। अब आपका प्रश्न बोलता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आइए प्रश्नानुसार, और यहाँ से आपका आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ पता है। प्रश्नानुसार चलोगे तो नियत भाड़ा भी पता है, अतिरिक्त भाड़ा भी पता है। तो एक व्यक्ति, जो व्यक्ति द्वारा एक 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर, तो इसलिए व्यक्ति तो सबसे पहले नियत जाएगा,
तो नियत तो x हो गया। अब अतिरिक्त जाता कितना है 25 किलोमीटर, तो इसमें 25 कितना क्या करो जोड़ दो। यहाँ देखिएगा जैसे ही जोड़ोगे x का मान कितना है 5 रुपया, अब प्लस 25 गुने y का मान हम कितना निकाले अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। अब देखिएगा इसको हम हल करते हैं तो 5 प्लस 25 में 10 से गुना करो 250 रुपया, और 250 में 5 जोड़ दो 255 रुपया। 25 किलोमीटर के लिए उसको राशि क्या करनी पड़ेगी देनी पड़ेगी। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी 3 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। 3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखिएगा। 3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम हल करते हैं। तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे दो चरिये रैखिक समीकरण पर समव्यवहारिक प्रश्न को, यानी व्यवहारिक प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो वहां पर हम बताए थे आपको कि अंश हर को क्या मानोगे। तो यहाँ प्रश्न आ गया आपका। प्रश्न क्या बोलता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, मेरे पास भिन्न दो है, एक अंश है दूसरा क्या हर है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, और मान लेते हैं माना कि भिन्न का अंश बराबर हमने माना x तथा भिन्न का हर। अब भिन्न के अंश को तुम x माने हो तो भिन्न के हर को क्या मान लो y। तो इसलिए हमारा भिन्न बराबर सूत्र क्या होगा, तो भिन्न बराबर सूत्र होगा अंश बटा हर। यानी अंश आप माने हो किसको x को, और हर माने हो किसको y को। जैसे ही x और y का मान आएगा हमारा भिन्न का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको बताए थे कि आप जो प्रश्न को पढ़ोगे, जिस तरह से प्रश्न पढ़ते जाइए, एक एक स्टेप पढ़ते जाइए और उसका समीकरण बनाते जाइए। तो प्रश्न क्या है पहले ये पढ़ो। चलो प्रश्न से पहले प्रश्न पढ़ो और प्रश्न पढ़िएगा, समझिएगा, देखिए कितना मजा आता है। प्रश्न बोलता है यदि किसी भिन्न के, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न बोलता है यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न हमारा क्या है x बटा वाई। यहाँ अंश बटा हर माने हैं तो अंश को हम x माने और हर को क्या माने वाई। अब देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश में भी और हर में भी, तो अंश ऊपर और हर नीचे है, तो क्या बोलता है दो जोड़ने पर। तो आइए हम अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, दोनों में 2 जोड़ दिए। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कौन, वह भिन्न कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है। चलिए आपका ये एक स्टेप बन गया। जब एक स्टेप हो गया तो यहाँ बोलता क्या था कि भिन्न में जब दोनों में हमने 2 जोड़ दिया तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहाँ से हमारा बनेगा समीकरण 1। समीकरण 1 कब बनेगा, जब तुम इसको बाई क्रॉस करोगे तब। तो हम आपको बताएं कि बाई क्रॉस यानी कैंची गुना, और कैंची यानी तिरछी गुना। तो नीचा का गुना करो ऊपर में और ऊपर का गुना करो नीचा में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले y से गुना करो या पहले x से गुना करो, जिससे गुना करो, लेकिन आपको समीकरण तो बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, 11 में x से गुना करते हैं। तो 11 में x से गुना करोगे 11x, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 11 में 2 से गुना करेंगे 11 दूनी 22 बराबर। अब यहाँ बराबर के चिन्ह तो बराबर दे दिए क्योंकि अब बाई क्रॉस कर रहे हैं। तब 9 में y से गुना करो तो 9y प्लस 9 में 2 से गुना करो 9 दूनी 18। जात वाले को एक जगह, विजात वाले को, देखिए आपका प्रश्न से कैसे समीकरण निकलता है। तो ये हमारा हो गया 11x, बराबर के बाद प्लस है तो -9y, ये बराबर के बाद 18 ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ये बराबर के पहले प्लस 22 है, बराबर के बाद भेजोगे तो -22। यहाँ देखिएगा अब ये हो गया 11x -9y बराबर 18 में से -22 घटाओगे माइनस कितना हो जाएंगे 4। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब जब ये समीकरण नंबर 1 हो गया तो चलो पुनः प्रश्न से फिर इसी प्रकार जिस तरह से हमने समीकरण 1 निकाला था उसी प्रकार से समीकरण 2 निकलेगा। लेकिन प्रश्न क्या बोलता है, पहले प्रश्न पढ़ोगे, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। अब प्रश्न क्या बोलता है, यदि अंश और हर दोनों में फिर से 3 जोड़ दो, अंश में भी और हर में भी, तो अंश और हर को क्या माने हैं x बटे y, यानी हम भिन्न माने हैं। तो भिन्न हमारा क्या है अंश बटा हर, तो अंश है x और हर है क्या y। दोनों में बोलता है 3 जोड़ देने पर। तो जैसे ही 3 जोड़ते हैं तो यह हो जाती है 5/4।
6। तो जिस तरह हमने इसका बाई क्रॉस किया उसी प्रकार इसका भी हम क्या कर देंगे, बाई क्रॉस करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए 6 में x से गुना करेंगे तो ये कितना x हो जाएंगे, 6x। अब प्लस यहाँ हो गया प्लस। अब देखिएगा 6 में 3 से गुना करो तो 6 3 18 बराबर। अब 5 में y से, यहाँ 5 है यहाँ y है, तो 5 में y से गुना करोगे 5y, यहाँ प्लस प्लस में प्लस से गुना करो प्लस 5 के यहाँ 15। तो हम आपको अभी बताए हैं कि जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह। तो प्लस 6x को यही आने दो, ये बराबर के बाद प्लस 5y है, इधर आएंगे तो माइनस 5y, और बराबर के बाद हमारा पहले से कितना है, 15 है। लेकिन बराबर के पहले तो यहाँ पहले से कितना है, यहाँ प्लस 18 है, बराबर के बाद भेजोगे तो ये क्या जाएंगे, माइनस 18। अब देखिएगा, अब इसको आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया 6x माइनस 5y और प्लस 15 में से माइनस 18 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएंगे, 3। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 यहाँ निकला, समीकरण 2 यहाँ निकला। तो अब समीकरण 1 2 जैसे ही निकला तो अब हम चलते हैं। मेरा प्रश्न बोलता क्या है, तो अब हमारा प्रश्न बोलता है कि आप इसको हल करो प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप जैसे ही प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं तो हम आपको बताए थे कि जब भी आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना, चलना समीकरण नंबर कितना से, 1 से। तो आप जैसे ही समीकरण 1 से चलोगे तो समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस कितना है, 4। यहाँ देखिएगा हम 11x को यही रहने देते हैं, ये माइनस 4 ज्यों का त्यों हो गया, बराबर के पहले माइनस है, बराबर के बाद भेजोगे प्लस 9y, इसलिए x बराबर, अब ये 11 गुना में थे, बराबर के बाद जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, बटा में। तो माइनस 4 प्लस 9y, अब बटा हो गया 11। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर कितना निकल गया बाबू, 3। तो हम आपको अभी बताए हैं कि समीकरण 1 हल किया तो समीकरण 3 आया, जो समीकरण 3 का मान आया उसको समीकरण नंबर कितना में रखो, 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में पता है किसका मान, x का मान रखने पर। तो जैसे ही हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। यहाँ देखिएगा तो 6 इंटू x का मान कितना है, माइनस 4 प्लस 9y बटा 11, अब माइनस 5y पहले से है बराबर माइनस 3। यहाँ देखिएगा अब हम आपको बताए थे कि ऊपर का गुना ऊपर होंगे, तो 6 में माइनस 4 से गुना करो तो माइनस 6 चौका 24 प्लस 9 में 6 से गुना करो तो 9 छक 54y, और सबका बाटा में 11 है तो 11 कर दिए, माइनस 5y ज्यों का त्यों, बराबर के बाद बच गया कितना, माइनस 3। जरा ध्यान से देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका एलसीएम यानी लघुत्तम निकालो तो 11 होंगे, 11 से 11 कर गया कितना हो गया, माइनस 24 प्लस ये 54y, और 11 में प्लस माइनस माइनस, 11 में 5 से गुना करो 11 पचे 55y, बराबर के बाद बचा माइनस कितना, 3। यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, माइनस 24 ज्यों का त्यों हो गया प्लस, अब देखिएगा प्लस 54y में से माइनस 55y घटा गया तो माइनस का चिन्ह अधिक है, तो 54 में से 55 गया कितना हो गया, 1, यानी कि माइनस y बटा हो गया 11, बराबर के बाद माइनस 3, बटा में 1 लिख करके हम इसको कर देते हैं बाई क्रॉस। तो जैसे ही बाई क्रॉस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अब 1 में माइनस 24 माइनस वाई से गुना करोगे तब माइनस 24 माइनस वाई बचेंगे बराबर, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। अब 11 में माइनस 3 से गुना करो तो माइनस 11 3 33। अब आपको हम बताए हैं ना कि जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, तो माइनस वाई ज्यों का त्यों हो गया, ये हो गया माइनस 33, ये बराबर के पहले माइनस से बराबर के बाद भेजोगे तो प्लस कितना हो जाएंगे, 24। अब 33 में से आपको घटाना क्या है, 24 घटाना है। तो अब यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, एक लाइन और बढ़ाते हैं, तो माइनस वाई बराबर माइनस 33 में से प्लस 24 घटाओगे तो माइनस कितना बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए y का जो मान आया वह कितना आया, 9 आया। और y तुम माने हो किसको, हर को, तो हमारा हर कितना आया, 9 आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं, समीकरण 1 हल किया तो समीकरण 3 आया, समीकरण 3 का मान 2 में रखा तो y का मान आया। अब समीकरण y का मान अब आप रखिए समीकरण नंबर 3 में, x आएंगे।
तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में पता है किसका, और समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि हम तो y का मान निकाल रहे हैं ना, तो y का मान रखने पर, तो आइए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है, इसलिए x बराबर -4 + 9y बटा 11। जरा ध्यान दीजिएगा, तो -4 + 9 गुने 11 का, सॉरी y का मान कितना बाबू, y का मान है 9 बटा हो गया 11। यहाँ देखिएगा -4 + 9 में 9 से गुना करो, 9 81 बटा हो गया 11। अब 81 में से 4 घटाओ तो 77 बटा 11, ये कट जाएंगे 11 सते 77, यानी कि x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया 9। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी अंश और हर की चर्चा हो, जब भी भिन्न की चर्चा हो, तो एक चीज याद रखिएगा, अंश जो होता है वह छोटा होता है, पता है किससे, हर से। हर का मान जब भी होता है वो बड़े होते हैं। तो यहाँ बोलता है कि वह भिन्न ज्ञात करें, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नानुसार, वह भिन्न ज्ञात करते हैं। वह भिन्न मेरा क्या बोलता है, चलते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं प्रश्नानुसार। चूंकि भिन्न बराबर क्या होंगे, तो भिन्न बराबर हम माने हैं अंश बटा हर। अंश हमारा है x और हर हमारा क्या है y। तो अंश को हम कितना निकाले हैं 7 और हर को हम कितना निकाले हैं 9, यानी कि 7 बटा 9, यही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी प्रश्न का, इसी एक्सरसाइज का, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6, यानी कि आखिरी प्रश्न होगा। और इस वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 वीडियो जो बनाया जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का, आज आपका ये एक्सरसाइज क्या हो जाएंगे, द एंड हो जाएंगे। तो अभी आप ये प्रश्न नंबर 4 तो समझ गए, चलते हैं 5 क्या बोलता है, 6 सॉरी। देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बाबू, 5 वर्ष बाद। हम आपको पिछले वीडियो में वो जो व्यवहारिक प्रश्न जो बताए थे, हल करने का जो नियम बताए थे, वहां पर हम बताए थे कि वर्तमान आयु जब भी पूछे, पश्चात बोले, बाद बोले, पूर्व बोले, पहले बोले, तो पश्चात और बाद में जुटता है और पूर्व और पहले में क्या होता है, घटता है। आइए यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ बोलता है, मेरा प्रश्न ये है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो सबसे पहले जैकब की चर्चा करता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 हल करने के लिए, 3 का 5 अभी हम हल किए थे। तो बोलता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले काम करो, जैकब की वर्तमान आयु क्या है ये पता है तुमको, नहीं पता है, तो सबसे पहले तुम मान लो, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर, माना कि, खूब ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैकब की वर्तमान आयु बराबर हमने मान लिया x वर्ष, तथा अब जैकब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया। तो अब बोलता क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, तथा अब लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, तो वर्तमान आयु को हम यहाँ मान लेते हैं y वर्ष। अब हम चलते हैं प्रश्न से। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जैकब जो है अपना उम्र जो है अपने पुत्र के साथ बराबर करता है, कंपेयर करता है। तो बोलता क्या है, जैकब के उम्र को तुम क्या मानो, जरा ध्यान दीजिएगा, जैकब के उम्र को मानो हो x और उसके पुत्र के उम्र को क्या है y। पहले ये हमने 2 चर लिख दिया। अब बोलता क्या है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब देखिएगा 5 वर्ष बाद दोनों की आयु की जब हम बराबरी करते हैं तो 5 वर्ष बाद यानी कि जुटेंगे, तो जैकब में भी 5 वर्ष जोड़ दो और उसके पुत्र में भी 5 वर्ष जोड़ दो, और दोनों को बोलता है कि बराबर कर दो, क्योंकि दोनों का उम्र बराबर करता है। कहता क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कै गुनी थी, 3 गुनी थी। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे
कि जब भी गुना करना तो छोटे आदमी में, यानी कि जो भी दो पर्सन दे, जो भी दो व्यक्ति दे, पहले व्यक्ति को मानना x और दूसरे व्यक्ति को मानना y। जो पहला व्यक्ति होगा बड़ा होगा, तो पहला व्यक्ति जैकब है, यानी कि पुत्र इसके पिता है जैकब, तो जैकब के आयु को x माने हैं। तो आप जैकब में गुना मत करना, जब भी गुना करना तो उसके पुत्र में गुना करना। तो यहाँ से बनेंगे समीकरण 1। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, x + 5 बराबर 3 में y से गुना करो, कै y 3y, अब +5 में 3 से गुना करो, 5 3 15। यहाँ देखिएगा ये x बराबर के बाद प्लस यानी क्या आ जाएंगे -3y, और बराबर ये 15 तो ज्यों कहते हो है ही, बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे 5, इसीलिए x - 3y। यहाँ देखिएगा 15 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। हम आपको बोले हैं कि ज्यों ज्यों प्रश्न पढ़ोगे त्यों आपका प्रश्न हल होते चला जाएगा, और आपका एक एक स्टेप बनते चला जाएगा, और आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। फिर आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है 5 वर्ष पूर्व। अब उसकी तुलना करता है, अपने पुत्र की तुलना उसके जैकब और जैकब के पुत्र की तुलना की जाती है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। अब घटेगा, अब आ रहा है उम्र का पहले, तो उसके पिता का उम्र 1 है, पुत्र का उम्र y है। जरा ध्यान दीजिएगा, बोलता 5 वर्ष पूर्व, तो पिता में से भी 5 घटा लो और पुत्र में से भी 5 घटा लो, दोनों में पूर्व पूर्व बोलता है, तो हमें घटा लिया। अब बोलता है क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो आपको गुना कहाँ करना है, छोटे पर्सन में जो छोटा माने हैं, छोटा कौन है y, हमने इसमें गुना कर दिया कितना से 7 से। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे x - 5 बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, 7 में y से गुना करोगे तो 7y प्लस, यहाँ 7 में सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में 5 से गुना करो, 7 × 5 = 35। जरा ध्यान दीजिएगा, अब जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, तो x ये बराबर के बाद प्लस है क्या जाएंगे -7y, ये -35 बराबर के बाद है, और ये बराबर के पहले माइनस है, बराबर के बाद जाते क्या जाएंगे +5। तो इसलिए x - 7y बराबर -35 में से +5 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएंगे 30। ये जो हुआ हमारा समीकरण नंबर कितना निकला बाबू, समीकरण नंबर निकला 2। अब हमें चाहिए जैकब और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। तो मेरे पास 2 समीकरण है, एक है समीकरण 1 और दूसरा है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, तो हमें ये विधि जो बोलता है आप इसको हल करो प्रतिस्थापन से। कौन सा विधि से बाबू, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप जैसे ही प्रतिस्थापन विधि से हल करते हो, तो प्रतिस्थापन विधि में आप सबसे पहले चलिए समीकरण नंबर कितना से बाबू 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, इसलिए x - 3y बराबर 10 है, तो हम x को यहीं रहने देते हैं और y को भेजते हैं, तो ये प्लस माइनस है, बाद जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +3y। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर कितना बाबू 3। और आपको हम बता रहे हैं इस एक्सरसाइज में, आपको 1 से लेकर के पूरा आखिरी तक हम बताते आ रहे हैं कि जब भी प्रतिस्थापन विधि हल करोगे समीकरण 1 को लीजिएगा, समीकरण 1 हल करोगे समीकरण 3 बनेगा। जो समीकरण 3 जिसका भी मान है, जो चर हो x हो या y हो, जिसका भी मान आवे उसको आप समीकरण नंबर कितना में रखो 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में इसका मान, यहाँ x निकाले हैं, x का मान रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं तो हमारे पास 2 क्या है, इसलिए x - 7y बराबर बचा है -23। यहाँ x का मान रखोगे तो x का मान क्या बोलता है, देखिएगा x का मान है 10 प्लस कै y 3y, ये पहले से हमारा कितना है -7y बराबर -30। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, तो 10 -7 में से +3 घटाओगे तो माइनस कै y 4y, अब बराबर ये हो गया -30। ये बराबर के पहले जात वाले को एक जगह करो और विजात वाले को एक जगह करो। तो जात और विजात को जैसे ही एक जगह करोगे तो आप एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ देखिएगा
ये -4y ज्यों का त्यों हो गया, और ये -30 बराबर के बाद है। ये देखो बराबर के पहले +10 है, बराबर के बाद भेजोगे ना तो -10 होगा। एक लाइन और आगे बढ़ा दो, या अब -4y बराबर -30 में -10 जोड़ोगे तो माइनस कितना होगा 40, माइनस से माइनस क्या होगा कट गया, ये कट जाएंगे 10 चौका 40, यानी कि 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो तो कितना होगा 40 होगा। इसलिए y बराबर जो आया ये मेरा निकला कै वर्ष 10 वर्ष। अब y हम माने किसको है, जैकब के पुत्र को, यानी पुत्र की वर्तमान आयु y माने हैं, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष है। अब देखिएगा पिता का उम्र क्या होगा ये देखना है, तो चलते हैं। अब हम आपको बताए थे कि समीकरण 1 जब हल करो तो 3 आएगा, 3 का मान 2 रखो तो x/y का मान आएगा। अब समीकरण 3 में यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 3 में y का मान रखते हैं तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस कै y है 3y। जरा ध्यान दीजिएगा, तो 10 प्लस 3 गुने y का मान कितना निकाले हैं 10। अब यहाँ पर हो गया 10 प्लस 10 यानी 30, 30 में 10 जोड़ दो कितना हो गया 40 वर्ष। यानी कहने का मतलब है कि जैकब का जो वर्तमान आयु है वह 40 वर्ष है, उसके पुत्र का जो वर्तमान आयु है 10 वर्ष है। आप ये प्रश्न जो हल किए हो ना, आप जब भी प्रश्न को बनाइएगा तो याद रखना, हम आपको बता भी दिए कि छोटे प्रश्न में आप गुना कीजिएगा, जितना गुना आयु बोले जो आप छोटे प्रश्न को मानिएगा उसी में गुना करना। अगर यदि हम भूल से ये बोलता था कि 3 गुना था, जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुना था, तो आपको समझ में आएगा ये कि पुत्र जो होते हैं छोटे होते हैं, पिता जो होते हैं बड़े होते हैं, तो आप गुना करते किसमें x में, तो पता चलता क्या, यहाँ भी x में 3 से गुना करते, यहाँ भी x में 7 से गुना करते, पता चलता क्या कि जैकब का पुत्र जो है उसका उम्र होता 40 वर्ष, और जैकब के जो पिताजी थे उसका उम्र होता 10 वर्ष। क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि कभी भी देखिए, या आप खुद सोचो एक बार, निगेटिव तो खैर नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप एक बार खुद सोचो कि कहीं भी बड़े पिताजी होंगे तब पुत्र होंगे। तो अब देखिएगा प्रश्नानुसार मेरा प्रश्न क्या बोलता था, अब मेरा प्रश्न बोलता था कि जैकब की वर्तमान आयु क्या होगी, तो लिखेंगे इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर निकल गया कै वर्ष 40 वर्ष, तथा अब हमको चाहिए क्या, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है बाबू, ये हमारा निकल गया 10 वर्ष। यही दोनों हमारा क्या आ जाएंगे आंसर। और ये चैप्टर जो हो गया द एंड हो गया, एक्सरसाइज नंबर 3.3। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 में, जहां पर आपको बोलता है विलोपन विधि। हम विलोपन विधि बताएंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए आज्ञा, हम चलते हैं। थैंक यू।